क्लास 10th में हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो है वास्तविक संख्याएं, और हमारा आज का जो टॉपिक है वो है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। इस टॉपिक के अंदर हमने जो प्रमेय समझना है वो प्रमेय लिखा है आपके पास। प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है तथा यह गुणनखंडन अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब समझने के लिए दो चीजें हमें पहले समझनी चाहिए। एक तो भाज्य संख्या क्या होती है और दूसरा होता है अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। तो पहले हम आते हैं अभाज्य संख्याओं इनके बारे में। तो किन संख्याओं को अभाज्य संख्याएं कहते हैं, पहले मैं एक लिस्ट यहां पर लगाता हूं फिर आपको समझाता हूं। 2, 3, 5, 7 और उसके बाद आपका 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, इस तरीके से ये जितनी भी संख्याएं हैं इनको अभाज्य संख्याएं कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये संख्याएं सिर्फ खुद से भाग हो सकती हैं और किसी संख्या से भाग नहीं की जा सकती। दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं ये संख्या जैसे 2 है सिर्फ ये 2 के पहाड़े में आता है, 3 सिर्फ 3 के पहाड़े में आता है, 5 सिर्फ 5 के पहाड़े में आता है, 7 सिर्फ 7 के पहाड़े में आता है, 11 भी सिर्फ 11 के पहाड़े में आता है, 13 के पहाड़े में आता है, 17 के पहाड़े में आता है, 19 के पहाड़े में आता है। ऐसे इस तरह से ये सारी संख्याएं सिर्फ अपने पहाड़े में आती हैं, किसी और के पहाड़े में नहीं आती। या फिर ये सिर्फ खुद से भाग हो सकती हैं, दूसरा कोई इसे भाग नहीं कर सकता। ये चीज हो गई। अब हम आते हैं भाज्य संख्याएं। अब भाज्य का मतलब जिनको भाग किया जा सकता है और अभाज्य का मतलब जिनको भाग नहीं किया जा सकता। अब भाज्य संख्याएं में क्या आता है? 4 इसको कौन भाग कर सकता है? 2 कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, और 4 खुद कर सकता है। ऐसे ही 6 को कौन कौन भाग कर सकता है? 2 कर सकता है, 3 कर सकता है, 6 खुद कर सकता है। ऐसे ही 8 को कौन कर सकता है? 2 कर सकता है, 4 कर सकता है, 8 कर सकता है। इसलिए ये सारी संख्याएं भाज्य संख्याओं की कैटेगरी में रखेंगे क्योंकि ये खुद से भी भाग हो सकती हैं, दूसरी संख्याओं से भी भाग हो सकती हैं। ऐसे भी कह सकते हैं ये खुद के पहाड़े में भी आते हैं और दूसरों के पहाड़े में भी आते हैं। तो इस तरीके से हमने भाज्य संख्याएं और अभाज्य संख्याओं के बीच में अंतर को स्पष्ट कर लिया है। अब हम आते हैं अपने प्रमेय की तरफ कि ये प्रमेय क्या कहना चाहता है हमसे। इस प्रमेय के अनुसार प्रत्येक भाज्य संख्या, सिर्फ इतना ही पढ़ा मैंने, प्रत्येक भाज्य संख्या, तो मैं एक भाज्य संख्या लेता हूं तो साथ ही साथ उदाहरण भी देते जाऊंगा। इसमें उदाहरण हमने यहां ले लिया है 6 का। तो प्रत्येक भाज्य संख्या एक 6 लेते हैं, एक 12 लेते हैं। प्रत्येक भाज्य संख्याओं को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। इसका मतलब क्या? 6 को मैं यहां पर जरा इनके गुणनखंडन निकाल के दिखाता हूं। 2, 3, 6, 3, 1, 3। इसका मतलब 6 को हम कैसे लिख सकते हैं? 2 गुणा 3। ठीक है, अभी तो एक उदाहरण देखा हमने। दूसरा उदाहरण देखने के लिए अब हम क्या करते हैं? 12 हमारे पास दूसरा उदाहरण। तो 2 से करते हैं, 2 6 12, फिर 2 3 6, फिर 3 1 3। तो हमने 12 को कैसे लिख लिया? 2 गुणा 2 गुणा 3। आप ये जरूर याद रखें, आप जो भी भाज्य संख्या यहाँ पर ले रहे हैं उसको किस रूप में हमने व्यक्त किया है? अभाज्य संख्या। याद रखें दोनों अभाज्य संख्याएं, तो अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में। यहाँ पर ये क्या है हमारे पास? भाज्य संख्या। इसको कैसे व्यक्त किया है? अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड। गुणनखंड का मतलब गुणा करना। तो भाज्य संख्या को, ये भी भाज्य, ये दोनों भाज्य हैं और ये क्या है आपके? अभाज्य। तो इस प्रमेय के अनुसार किसी भी भाज्य संख्या को हम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। यहां तक तो हो गया हमारा। तथा यह गुणनखंडन, आपने जो भी गुणनखंड किया है 2 गुणा 3 या 2 गुणा 2 गुणा 3, अभाज्य संख्याओं के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। मतलब यहां पर 3 पहले आ जाए 2 बाद में आ जाए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहां पर भी आप 3 को 2 गुणा 3 गुणा 2 लिख लो तब भी कोई फर्क नहीं, 3 गुणा 2 गुणा 2 लिख लो तब भी कोई फर्क नहीं, तब भी ये इस अंकगणित के आधारभूत प्रमेय को पूरी तरह से सिद्ध करता है। तो हमने ये सीख लिया कि अंकगणित की आधारभूत प्रमेय क्या है। इसको एक बार रिपीट करते हैं। ये प्रमेय क्या कहती है कि हमारे पास जो भी भाज्य संख्या होती है, भाज्य संख्या जो खुद से भी भाग हो जाए और दूसरी संख्या भी उसको भाग कर सके,
भाग कर सके उसको कहते हैं हम भाज्य संख्या। तो हर भाज्य संख्या को हम अभाज्य संख्याओं के गुणनखंडन के रूप में व्यक्त कर सकते हैं और इसमें क्रम कोई भी हो वो अद्वितीय ही रहता है। तो ये हो गए हमारे पास अंगगणित के आधारभूत प्रमेय और इसके बेसिस पर हम कुछ क्वेश्चन को करने की कोशिश करें।